जो है आप लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे सेठ कि मॉडल पेपर जो है ये ऑफिशियल जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो आप लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, बोर्ड द्वारा जो जारी किया जाता है वही ऑब्जेक्टिव है, जिसमें संपूर्ण डिटेल दिया गया है कैसे कैसे बिहार बोर्ड में कितने लघु उत्तरीय, कितने दीर्घ उत्तरीय होते, कितने बनाने हैं और कितने छोड़ने हैं, सभी चीज दिया हुआ रहता है। तो आज जो है हम लोग पावरफुल एकदम सेशन चलाएंगे जो आप लोगों को एकदम गर्दा मचा देना एग्जाम हॉल में। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। आप लोगों को 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। एकदम मॉडल पेपर आप लोगों को मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आप लोगों को बिहार बोर्ड के शहरों में आप लोगों का लहर होगा वही क्वेश्चन है। कह रहा है 1 नंबर में NaCl के राबा में, है ना, एक Na पर प्लस कितने Cl पर माइनस आयन से घिरा रहता है। एक Na पर प्लस कितने Cl पर माइनस आयन से घिरा रहता है। तो याद रखेंगे NaCl जो है 8 आयनों से घिरा रहता है। कितने से, एक Na है ना प्लस कितने Cl माइनस से घिरा रहता है, तो 8 Cl माइनस से घिरा रहता है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है, कैसी होती है। एक दिया सलाई की ज्यामिति घनाकार होती है कि मोनोक्लिनिक कि ऑर्थोरोम्बिक की टेट्रागोनल। घनाकार में आप लोग जानबे करते हैं विरेबत जालकों की संख्या घनाकार में 3 होता है, खूब पूछता है ना। ऑर्थोरोम्बिक में 4 होता है, ये सभी आप लोग को याद रखना। ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन इसमें कह रहा है कि ज्यामिति कैसी है एक दिया सलाई की। चलिए तेजी में करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, चलिए तेजी में। नीरज जी, चलिए मेरे प्यारे लाल, चलिए जानू जी, गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया। जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 किए हैं सभी का करेक्ट है। अब आगे देखिए 3 नंबर में, एन गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक। देखिए एन गोला है ना, अगर यहाँ एन गोला कहा है तो सीमित पैकिंग वाला में कह रहा है कि अष्टफलक, तो अष्टफलक कहेगा तो एन बराबर एक गुना होता है, ठीक है ना। अगर चतुष्फलक कहता तो एन बराबर 2 गुना हो जाता, तो 2n हो जाता। 1 गुना होता है अष्टफलक में और चतुष्फलक में 2 गुना, तो यहाँ पर अष्टफलक कह रहा है तो Na रह जाएगा। यदि आपको अष्टफलक की जगह पर चतुष्फलक कहेगा तो याद रखना है 2 गुना होता है, ठीक है ना। जो दिया रहेगा सीमित पैकिंग उसके 2 गुना। अगर यहाँ 5 देगा तो अष्टफलक में 5 रहेगा, अगर यहाँ चतुष्फलक कहेगा तो हम लोग 10 मारते, याद रखेंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग गर्दा मचाते चलिए, ठीक है ना, गर्दा ले ही लेना है। 4 नंबर में कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। हाँ मेरे प्यारे लाल, निम्न में से किस प्रकार के, है ना, दोष में राबा के घनत्व कम जाता है। तो कल भी यानी कि परसों भी आप लोग को यही ऑब्जेक्टिव आया था, किस प्रकार के क्रिस्टल में राबा का घनत्व यानी कि क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, किस प्रकार के दोष में। तो शॉर्टकी दोष में और रिक्तिका दोष में। मैं बार बार बताता हूँ, हमेशा पूछते रहेगा। एक होता है रिक्तिका दोष, है ना, रिक्तिका दोष, और एक होता है शॉर्टकी दोष, याद रखेंगे। एक होता है शॉर्टकी दोष, और तो यहाँ पर ऑप्शन में हो जाएगा आप लोगों को शॉर्टकी दोष, ठीक है ना। और वही कहेगा अंतरकाशी दोष कहेगा तो बढ़ जाता है, अंतरकाशी दोष में ठोस का घनत्व बढ़ जाता है। 5 में निम्न में से कौन आदर्श विलयन बनाता है। तो कौन आदर्श विलयन बनाता है मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI लगा लेंगे जानू जी, गिरी जी। चलिए हाँ, तमसील अहमी जी, हसमी जी, चलिए माही सिंह जी, नीरज जी, चलिए बहुत बढ़िया। 5 का मेरे प्यारे लाल सभी का करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए 5 का एकदम करेक्ट किए हैं, शानदार किए हैं 5 का। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल एवं जल। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, H3PO4 है ना। तो H3 ध्यान से देखिएगा, H3PO2, H3PO3, मैं जो भी बताता हूँ डिटेल में बताता हूँ। H3PO4 ये जो होता है मेरे प्यारे सेंट, ये होता है एक भास्मिक, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0.1n, ठीक है ना। ये होता है द्विभास्मिक, इसका मतलब हो गया आप लोग को 0.2n। ये होता है त्रिभास्मिक, इसका मतलब हो गया 0.3n, यानी कि आप लोग को क्या हो जाएगा इसमें 0.3n, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, इसको त्रिप्रोटानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिप्रोटानिक। 100% एग्जाम में आता है त्रिप्रोटानिक, एक प्रोटानिक, द्विप्रोटानिक वाला। 7 नंबर में, किसी तनु घोल के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है किस पर, घुल्ले के प्रकृति पर कि घुल्ले के अणुओं की संख्या पर। यही दोनों में से कौन होगा, कमेंट कीजिए। यही दोनों में से कौन होगा, कमेंट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार है मेरे प्यारे लाल। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे,
चलिए बिहार में बाहर जी, गिरी जी, चलिए गिरिराज जी, चलिए बहुत बढ़िया, मोहन साव जी, चलिए बहुत बढ़िया, नीरज गुप्ता जी, चलिए फटाफट सभी मेरे डियर स्टूडेंट घबराइए नहीं, हम आपके साथ है तो घबराने की क्या बात है। तो देखिए अनुसंग के गुणधर्म का परिभाषा ही है वैसा विलयन जो केवल विलय के कौनों की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि विलय मतलब गुल्लय के कौनों की संख्या पर निर्भर करता है मेरे प्यारे लाल। चलिए जानू यादव जी ऑप्शन नंबर एकदम सी जो किए सभी का करेक्ट है, कौनों की संख्या पर याद रखना है, भूलना नहीं है। 8 नंबर में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, 8 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रसरणी दाब सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर आपको एग्जाम में आएगा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या ग्लिसरॉल, तो इस सब में आणविक क्रिस्टल वो कभी भी नहीं, जो प्लस माइनस में ज्यादा टूटेगा वो ज्यादा वाला होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, देखिए Na है Cl है, तो Na पर एक प्लस Cl पर एक माइनस होता है। अगर यहाँ पर आप लोग को दे देगा Na2 है ना, Na2 यहाँ पर दे देगा O दे देगा, तो इस पे 2 प्लस है, इस पे 2 माइनस, ये ज्यादा हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, Ca पर देखिए, Ca पर कितना आता है 2 गो प्लस, आई ओ Cl 2 गो है तो 2 माइनस, K पर 1 प्लस 1 माइनस, ये दोनों होबे नहीं करेगा, ग्लूकोज, यूरिया, फ्रक्टोज, सुक्रोज, तो ज्यादा कौन प्लस माइनस में टूटा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो ज्यादा प्लस माइनस में टूटेगा उसका हिमांक, क्वथनांक, परासरण, वाष्प दाब सबसे अधिक होगा मेरे प्यारे लाल, याद रखेंगे। आगे, एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर किसी है ना करने पर एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का आयतन कितना होता है, तो वो होता है 11 है ना 11,200 ml, क्या होता है 11,200 ml होता है। ऑप्शन नंबर हमारे प्यारे एशियन डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे प्यारे एशियन डी हो जाएगा। चलिए रोशन कुमार जी बहुत बढ़िया, मोहन साहु जी, चलिए चलिए हाँ तमसील हाँ हसमी जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, आप लोग लगे रहे, एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचाना है तो लगे रहिए एकदम मेरे प्यारे लाल। 10 नंबर में क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि क्या कह रहा है, 10 में कह रहा है कि तनुता बढ़ाने पर विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या हो जाता है। तो देखिए जब भी तनुता बढ़ाइएगा तब विद्युत अपघट्य है ना घोल का मोलर चालकत्व बढ़ जाता है। तनुता बढ़ाइएगा तो मोलर चालकत्व बढ़ जाएगा, याद रखेंगे, तनुता बढ़ाइएगा तो मोलर चालकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण होता है प्लस में, अवकरण होता है माइनस में, मानक ऑक्सीकरण विभव कितना दे दिया है, तो प्लस में इतना। अब इसी का कह रहा है कि इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा, तो माइनस में उतना ही होगा, 0.0 क्या हो जाएगा 763 माइनस में हो जाएगा। तो ऑप्शन कहाँ पर है माइनस में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, चलिए रोशन जी, गिरी जी, नवनीत जी, चलिए ऐसे ही लगे रहिए मेरे प्यारे लाल, ठीक है ना। आने वाले आते हैं, जाने वाले जाते हैं, और आप लोग गर्दा छोड़ाते हैं। आगे क्या कर रहा है 12 में, ये देखिए कोलराउस का नियम आप लोग पढ़े हैं ना, कोलराउस का नियम वही तो है, अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य का धनायन का है ना, समझे, धनायन का और ऋणायन के योगफल को कहते हैं। तो धनायन हो गया Na पर प्लस, Cl पर माइनस, ऋणायन हो गया। तो हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन जाएगा, तो ये वाला जाएगा, लेमडा Na प्लस लेमडा Cl माइनस, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यही तो कोलराउस का नियम है ना। चलिए आगे बढ़ते 13 में, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन द्वितीयक सेल है। 13 का करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे डियर, 13 का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे लाल। गिरिराज जी, चलिए तमसील जी, चलिए रोशन कुमार जी, मोहन साहु जी, चलिए बहुत बढ़िया एकदम 13 का मेरे प्यारे से सभी का एकदम लेड स्टोरेज सेल्स। अगर पूछेगा कि लेक्लान सेल में किसका उपयोग होता है, तो याद रखेंगे लेक्लान सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है, H2SO4 का, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक, याद रखेंगे। ऐसे आप लोग को लेड स्टोरेज सेल हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या करा है 14 में, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो ताप पर करता है कि मात्रा पर करता है कि भार पर करता है कि समय पर करता है। तो कोई भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, सभी लोग करेंगे। तो मेरे प्यारे से सभी का एकदम करेक्ट है। आप लोग बहुत बढ़िया एकदम शानदार किए, ऑप्शन नंबर ए
ताप पर। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? तो ताप पर। ताप मतलब टेम्परेचर पर। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 15 में, 15 नंबर में कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, क्या होती है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स की समय इनवर्स होती है। चलिए दोनों में से क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स की समय इनवर्स रोशन जी बताइए, जानू यादव जी बताइए, तमसील जी बताइए, सभी मेरे डियर स्टूडेंट बताते रहेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, रोशन जी का एकदम, चलिए बहुत बढ़िया, समय इनवर्स, जो समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स किए सभी का एकदम करेक्ट है। समय इनवर्स या सेकेंड इनवर्स वाले सभी का एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं 16 में, आप लोग ऐसे ही करते रहिए। अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया का अर्धायु भी दुगुना हो जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बताइए? अगर अभिकारक के आरंभिक सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया के अर्धायु भी दुगुना हो जाता है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी बताइए 16 का? चलिए बहुत बढ़िया नवनीत जी, अंजलि जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें वीवीआई लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीवीआई लगा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में से कौन सही है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्न में कौन सही है? तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, चलिए तेजी में करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होता है ना, उसका अर्धायु काल का सूत्र क्या होता है? तो हाफ टी बराबर क्या होता है? आप लोग जानबे करते हैं 0.69 है ना 693 है ना, 0.693 ऐसे ही है ना। अब बटे में के रहता है, जो कि यहाँ पर नियतांक है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम लोग लिख देते हैं, तो इसका हटा देंगे तो इसको हटाएंगे तो समानुपाती आ जाएगा। इसका मतलब 1, तो इसका मतलब 1 आ गया। 1 के मतलब 1 के पावर 0, उसका मतलब 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला होगा। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी है, सी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल जो है अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि 1 के पावर 0, 1 के पावर 0 मतलब एक इकाई लगभग इतना के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 18 नंबर में। 18 में हम लोग चलने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं, जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट है, फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग पीडीएफ नोट्स ले लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे 3352। ठीक है ना। एकदम वीवीआई मिलेगा जो आपको सेंटर पे एग्जाम में गर्दा मचा करके आएंगे, और फाइनल एग्जाम में भी, सेंटर पे एग्जाम में ही पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन है और आने वाला है कि नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या कर रहा है। सो देखिए मेरे प्यारे लाल, क्या कर रहा है? अधिशोषण वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ क्या होता है? अधिशोषण दोनों दो प्रकार के होता है, एक भौतिक अधिशोषण है, एक रासायनिक अधिशोषण। एक और अधिशोषण आता है, एगो अधिशोषण है, एगो अपशोषण। तो बताइए कैसी प्रक्रिया या कैसी घटना है बताइए? सभी लोग बताएंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए बहुत बढ़िया, बता दिया आप लोग, गर्दा मचा दिए हैं। पदार्थ दूसरे पदार्थ पर क्या हो जाता है? बहुत बढ़िया नवनीत जी, चलिए सभी का करेक्ट है। 18 का जो भी मेरे डियरेशन किया ऑप्शन नंबर डी, दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अपकृत करते हैं। दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत या अपकृत करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, 18 का डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा 19 में? 19 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे लाल? कह रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक दो प्रकार के होता है, धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, और एक ऋणात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। इसका मतलब क्या होगा? साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर को कम कर देता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर को कम कर देता है, न बढ़ने देता है न घटने देता है, यानी कि साम्य अवस्था को प्राप्त करने की दर को घटा देता है। आगे देखिए, लायोफोबिक क्लोराइड का अस्थायित्व किसके कारण होता है? तो लायोफोबिक क्लोराइड का अस्थायित्व जो है किसके कारण होता है? इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, हम भी समझा पाएंगे, क्योंकि आप लोग समझने के लिए आइएगा, पढ़ने के लिए तो आप लोग भी अपना पढ़ कर रट कर याद कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए देखिए लायोफोबिक क्लोराइड क्या है? धन आवेशित सॉल है, तो उसको ऋण आवेशित चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या जाएगा? कणों को आवेशित होना, कणों का आवेशित होना। ठीक है ना। लायोफोबिक क्लोराइड के अस्थायित्व का कारण क्या होता है? तो कण जब आवेशित होगा तो वह अस्थायित्व होगा, यानी कि कणों का क्या हो जाएगा? आवेशित होना। ठीक है ना, कणों का आवेशित होना। आगे देखिए क्या कर रहा है? गोल्ड सॉल जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? गोल्ड सॉल किससे जुड़ा होता है मेरे डियर स्टूडेंट? फटाफट करेंगे, सभी लोग करेंगे, नवनीत जी, अंजलि जी,
देखिए मेरे प्यारे लाल मोहन साहु जी, आप लोग को हमेशा हम बताते हैं कि अगर आप लोग बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं तो आप लोग एकदम रेगुलर जुड़े रहिए एकदम 8 बजे वाला में। गोल्ड सॉल्व क्या होता है बताइए? बताएँगे सभी लोग तेज़ी में बताएँगे। 21 का एकदम करेक्ट आना चाहिए मेरे प्यारे लाल। चलिए मोहन जी, नवनीत जी, सभी का एकदम करेक्ट है। 21 का ऑप्शन नंबर बी लायोफोबिक क्लोराइड से। देखिए गोल्ड संख्या जो है यानी कि स्वर्ण संख्या या गोल्ड संख्या जो है जुड़ा रहता है तो लायोफोबिक क्लोराइड से जुड़ा रहता है। आगे देखिए क्या कर रहा है 22 में सल्फाइड अयस्कों का प्रायः सांद्रित किया जाता है तो मैं बताया हूँ पिछला दिन भी, है ना? बताता हूँ बराबर कि सल्फाइड अयस्क को हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से ऐसे हम लोग ठीक करते हैं, है ना? सांद्रण करते हैं फेन उत्प्लावन विधि से। लेकिन सल्फाइड अयस्क कौन हो गया? जैसे सीने बार हो गया, पारा का अयस्क हो गया, है ना? गैलेना हो गया, सीसा का अयस्क। अब वही कहता है कॉपर पेराइड्स, है ना? CuFeS2 कॉपर का मुख्य अयस्क, कॉपर ग्लास Cu2S, है ना? कॉपर ग्लास हो गया। फिर झूठा सोना हो गया ApS2, आयरन पेराइड्स, इसको हम लोग झूठा सोना कहते हैं। ये जितने के जितने अयस्क है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सभी के सभी सल्फाइड अयस्क है। सभी का समाहरण या सांद्रण किया जाएगा फेन उत्प्लावन विधि से। फेन उत्प्लावन विधि से। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? तो किस धातु का निष्कर्षण जो है जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है? सभी लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल। चलिए अंजलि जी, हाँ, चलिए नीरज गुप्ता जी बहुत बढ़िया, राम श्लोक पंडित जी, चलिए बहुत बेहतरीन। 23 का आप लोग गजब किए हो। ऑप्शन नंबर चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। ठीक है ना? नीचे से लेना चार्जर। तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? प्रक्षेत्र, इसमें VVI लगा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? उच्च तापमान के लिए कि अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए? तो अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है। सबसे बेकार धातु का शोधन करने के लिए प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते 25 नंबर में। लोहे के निष्कर्षण में जो धातुमल प्राप्त होता है वह कौन सा है? तो वो है आप लोग को कैल्शियम सिलिकेट होता है, कैल्शियम SiO3 कैल्शियम सिलिकेट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। 25 का एकदम मेरे प्यारे लाल गजब किए, रोशन जी, तस्लीम जी, राम अशोक पंडित जी, नवनीत जी, मोहन साहु जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, ऐसे ही लगे रहिए, जुड़े रहिए। एग्जाम हॉल के शहरों में आप लोग लहर मचाएंगे। 26 में क्या कर रहा है? नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड अणुचुंबकीय है? तो कौन सा ऑक्साइड है जो अणुचुंबकीय है? तो मेरे प्यारे सेंट वो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 है। N2O5 ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अणुचुंबकीय कौन सा, इसमें भी VVI लगा लेना है। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। चलिए नाइट्रोजन के अणुचुंबकीय हो जाएगा, बाकी प्रतिचुंबकीय है। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या कर रहा है? 27 में कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट को, कह रहा है कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होता है कितना से कितना होता है? 27 का। चलिए हाँ, लोफी बिट्स जी, चलिए तेजी में करेंगे। मोहन साहु जी, नवनीत जी, रोशन जी, तस्लीम, हाँ, तमसील जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल, एकदम गर्दा मचा दिए। 27 का आप लोगों का एकदम करेक्ट आया है। वो -3 से +5 तक होता है, -3 से +5 तक होता है फास्फोरस का ऑक्सीकरण अवस्था। 28 में क्या करा? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, पूछेगा। क्या कहा? निम्न में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो आप लोग जानबे करते कि नाना पापा आशा सब बीमार, नाना पापा आशा सब बीमार वर्ग 15 के तत्व है। देखिए वर्ग 15 के तत्व होता है नाना पापा आशा सब बीमार। अब देखिए इसमें खासियत समझिएगा, 28 का आप लोग खासियत समझिएगा मेरे प्यारे से, तब समझ में आएगा। ठीक है ना? तो देखिए इसमें क्या होता है, ऊपर सबसे ज्यादा अधात्विक है, तो जितना ज्यादा अधात्विक उतना ज्यादा अम्लीय। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अम्लीय दर्शाएगा, तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा? तो नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अगला क्या करें? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र आप लोग जानते हैं। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र था HCOOH, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल है ना, सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है, तो वो कार्बन
मोनोऑक्साइड बना देता है। जैसे ही सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करेगा फॉर्मिक अम्ल, तो वो क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। आगे कह रहा है कि सल्फर के अणु होते हैं, तो मैं बताता हूं। कार्बन के अणु अनंत होते हैं। क्या होते हैं, अनंत होते हैं। कार्बन 1 से लेकर के, आप लोग कार्बनिक रसायन पढ़े, जहां मन तहां तक होता है। फास्फोरस के 4 अणु होते हैं। सल्फर के जो है 8 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 8। सल्फर का 8 अणु होते हैं, यानी कि सल्फर जो है अष्टफलकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अष्टफलकीय। सल्फर के अणु क्या होते हैं, अष्टफलकीय होते हैं। याद रहेगा मेरे प्यारेलाल नवनीत जी, मोहन साहु जी, याद रहेगा, लोफी जी, तमसिल जी, याद रहेगा मेरे प्यारेलाल। चलिए, सभी को याद रहेगा ये बात। अगला कह रहा है कॉपर का जो है परमाणु संख्या 29 होता है। तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा कॉपर का। कॉपर और क्रोमियम याद रखिएगा। एक क्रोमियम होता है जो 24 होता है परमाणु संख्या, इसका होता है आर्गन, और 3d5 और 4s1 होता है। वही कॉपर का आप लोग याद रखेंगे, परमाणु संख्या 29 होता है। जो यहाँ पर 4s2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर चला आता है। इसमें भी होता है आर्गन, है ना, 3d10 हो जाएगा और 4s1 हो जाएगा। ये 2 चीजें आपको याद करके रखना होगा। आप लोग कहिए कि सर इसका पूरा डिटेल बताइए, तो डिटेल अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, संक्रमण तत्वों का 100% आता है, एग्जाम में हर साल आता है। तो आप लोग को मैं बताता हूँ, यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का विन्यास मैं बोल दिया हूँ, ये सर्च कर लीजिएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो ये वाला आप लोग को ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में है, बी हो जाएगा। अगला क्या कर रहा है कि लैंथेनाइड तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। लैंथेनाइड का ये वीवीआई लगा लीजिए, सभी वीवीआई क्वेश्चन है अभी जो मैं करा रहा हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट और वीवीआई है। रोशन कुमार जी याद रखेंगे। तो 32 का आप लोग का एकदम मेरे प्यारे लाल एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो 32 का हो जाएगा n-2 f के पावर 0 से 14, n-1 d के पावर 0 या 1, ns2। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आप लोगों का करेक्ट। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर जो बी किए हैं सभी का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया मोहन साहु जी। चलिए, रोशन कुमार का भी करेक्ट है, गर्दा मचा दिया आप लोग। तो देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है। तो इसमें टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है। ठीक है ना, टर्बियम जो है एक्टिनाइड नहीं है, एकदम आप लोग याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब पूछेगा। ठीक है ना, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है मेरे। जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ केवल यही है कि हमको जो है टाइपिंग करने नहीं आता है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन हमको अच्छा लगता है वो क्वेश्चन हम आकर के करा देते हैं, जो आपको एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन पूछता है। अगर हमको टाइपिंग वूपिंग मारने आता ना, तो हम भी टाइपिंग यही क्वेश्चन को करके कराते, तो बहुत सारा स्टूडेंट लोग देखता। लेकिन टाइपिंग नहीं करने आता है, तो जो भी आप लोग पढ़िए और समझिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वही पढ़िए। क्योंकि टाइपिंग में क्या होता है ना कि भारी भारी क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हो पाता है, और हल्का हल्का कर देता है सब टाइपिंग। अब बच्चा सा सोचता है कि इतना हल्का क्वेश्चन यही वाला पढ़ो, लेकिन मेरे प्यारे से क्वेश्चन वहां पर जो पूछता है ना, हल्का क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन पूछता है, बाद बाकी हाई लेवल के क्वेश्चन होता है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या करा, निम्न प्रतिचुंबकीय कौन है। तो देखिए, प्रतिचुंबकीय के बारे में बताता हूँ। स्कैंडियम से लेकर के, स्कैंडियम 21 से लेकर के जिंक 30 तक जो है ना, आप लोग को ये जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है। ठीक है, प्रथम। तो स्कैंडियम पर अगर +1 दे देगा तो ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। तो स्कैंडियम इसमें है, तो स्कैंडियम पर 3 गो प्लस है, तो यही प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। स्कैंडियम पर अगर 1 गो प्लस देगा तो ये प्रति, 2 गो देगा तो ये प्रतिचुंबकीय, 3 गो देगा तो ये प्रतिचुंबकीय, बाद बाकी सबके सब अनुचुंबकीय होगा, याद रखेंगे। अब कह रहा है कि Fe पर 2 गो प्लस का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो Fe पर 2 गो प्लस है ना, तो लोहा पर 2 गो प्लस है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो पर 2 गो प्लस है, तो यहाँ पर आर्गन लिख दिए, है ना, 4s2 है ना, और 3d6 होता है 26। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 18 2 20, इसका 18 होता है, 18 2 20 और 6 26। लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, +2, तो +2 दिया हुआ है, तो ये 0 हो जाएगा, बाहर से इलेक्ट्रॉन गायब। तो डी में कितना भरा हुआ है, तो डी में कितना भरा हुआ है, तो डी में कै गो ऑर्बिटल होता है, तो 5 गो ऑर्बिटल होता है, और 6 गो इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 पहले ऊपर की ओर जाता है। ये कौन सा नियम है, तो ये आप लोग जानवे करते हैं, हुंड के अधिकता नियम है। और ये
आप 6 को है तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए जो अकेला है तो अकेला इसमें कितना है, वही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 4 को है तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसमें। कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। जितना अकेला रहेगा उतना अयुग्मित रहेगा, याद रखेंगे। पूरा डिटेल समझिए। आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर से 37 नंबर में, सभी लिगेंड क्या होते हैं? सभी लिगेंड क्या होता है? लेविस अम्ल होता है कि लेविस भस्म होता है? चलिए चलिए नूरजान, हाँ नूरजाम जी, चलिए रोशन जी, चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, करते रहिए कमेंट। चलिए तेजी में करेंगे मेरे प्यारे लाल, तेजी में करेंगे सभी डियर स्टूडेंट, तेजी में। चलिए तेजी में आप लोग करेंगे मेरे प्यारे लाल, चलिए तेजी में करेंगे। 37 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। तो 37 का आप लोगों का हो जाएगा लेविस अम्ल। क्या हो जाएगा? लेविस अम्ल। अब क्या करा कि जटिल आयन इतना दे दिया कि संरचना कैसा होता है, तो इसका नाम जानते हैं? टेट्रासाइनोनिक्लेट। टेट्रासाइनोनिक्लेट होता है इसका नाम। लेकिन ये क्या है? सभी लोग करेंगे डियर एम के जी। चलिए तेजी में करेंगे। तो मेरे डियर स्टूडेंट 38 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय होता है यानी कि टेट्राहेड्रल। अब कह रहा है 39 में कि विटामिन बी12 में रहता है, क्या रहता है? विटामिन बी12 में क्या रहता है? रोशन कुमार जी बताइए, विटामिन बी12 में क्या रहता है? चलिए मोहन साहु जी, तमसिल जी, नूरजाम जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। विटामिन बी12 में कोबाल्ट रहता है। क्या रहता है? कोबाल्ट, याद रखेंगे कोबाल्ट। आगे देखिए क्या कर रहा है 40 में, निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवा गुण है? तो द्विध्रुवा गुण किसका है? तो वो CCl4 का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अध्रुवीय विलायक। इसको हम लोग पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे लाल? पायरीन भी कहते हैं। CCl4 अध्रुवीय विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्रुवीय विलायक, जिसका उपयोग हम लोग आग बुझाने में करते हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हमारे रिएक्शन 41 का। 41 में क्या कह रहा है? 41 में कि निम्नलिखित में कौन जेम डाई हाइलाइट कहलाता है? तो कौन जेम डाई हाइलाइट कहलाता है? तेजी में करेंगे। चलिए चलिए सल्तू जी, चलिए सिल्टू जी, सिल्टू जी, सिल्टू कुमार जी, चिंटू कुमार के भाई, रोशन जी, अंजलि जी, डियर एम के जी। चलिए तेजी में करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे 41 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आया है जेम हाइलाइट यानी कि डाई हाइलाइट। डाई हाइलाइट यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा डाईब्रोमोइथेन। डाईब्रोमोइथेन को हम लोग जेम हाइलाइट भी कहेंगे। आगे देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है? तो क्लोरोफॉर्म जो बनता है वो मेथेनल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ई तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोग को मेथेनल है और मेथेनॉल है। आप लोग बताइए किससे क्लोरोफॉर्म बनेगा? तेजी में बताएंगे। हाँ चलिए सिल्टू जी देख लेंगे हम बाद में, लास्ट में हम देखेंगे। चलिए पहले जल्दी सर कीजिए। चलिए 42 का कीजिए। 42 का आप लोग हो जाएगा मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CH3OH होता है, ये मेथेनॉल है। इससे जो है क्लोरोफॉर्म बनता है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब क्या कर रहा है? एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है? एल्काइल हैलाइड जो है ना से एल्कोहल के बनाने में उपयोग होता है। एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने में होता है? तो ये एल्कीनो बनाता है, एल्केनो बनाता है, सब बनाता है। इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना? इनमें से सभी हो जाएगा। एल्केन भी बना देता है, एल्कीन भी बना देता है, एल्कोहल भी। देखिए एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 है ना। और अल्कोहल का होता है CnH2n+1 OH है ना। फिर क्या करा? एल्कीन के सूत्र होता है CnH2n है ना। एल्काइल हैलाइड के कहिएगा तो CnH2n+1 और X। ये सभी सूत्र मैं लिख दिया हूँ ऐसे। अब देखिए क्या करा है 44 में। 4 पर 4 क्या होता है मेरे प्यारे लाल? तो 44 होता है, याद करके रखेंगे। निम्न में से कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? तो चलिए मैं इसका डिटेल में बताता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में, जिससे आप लोगों को ध्यान में रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहल देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर एक बॉन्ड खाली है CH2 है ना, CH2 है OH हो गया, ये हो गया प्राइमरी। अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड खाली है, ये OH हो गया, ये हो गया सेकेंडरी। अगर ये तीनों बॉन्ड खाली है OH हो गया तो ये हो गया टर्शियरी। तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री सेकेंडरी, 3 डिग्री हो गया टर्शियरी। तो सेकेंडरी इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 खाली है, देखिए यहाँ पे 2 खाली है ना,
तो जब दो दो खाली है तो वही होगा, 2 बॉन्ड खाली है तो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नूरजहान जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिए 45 में, अनाज एल्कोहल निम्न में से किसका सामान्य नाम है? अनाज अल्कोहल हम लोग क्या कहते हैं? इमाइल है ना, इमाइल नहीं होगा, इथाइल होता है। यहाँ यहाँ इथाइल, इमाइल लिखा गया, इथाइल होता। इथाइल अल्कोहल को कहते हैं कि एथिल अल्कोहल को कहते हैं कि मेथेनॉल को कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं? चलिए 45 नंबर में आप लोग करेंगे। चलिए डियर एम के जी, कुणाल जी, तमसील जी, मोहन साहब जी, लोफी जी, अंजलि जी, कुणाल जी, चलिए नवनीत जी, चलिए तेजी में करेंगे। हाँ, 45 का आप लोगों का एकदम राइट आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, एथाइल अल्कोहल होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नामे में गलती दे दिया, इसलिए इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होगा। इथाइल अल्कोहल के सूत्र क्या होता है? C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। इसको हम लोग अनाज अल्कोहल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। 46 में कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्न में से कौन एल्कोहल बना सकता है? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन एल्केन बना सकता है? एल्केन। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके कौन एल्केन बनाएगा? तेजी में करेंगे। 46 का, तो 46 का आप लोग का एकदम राइट आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। कौन बनाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। आगे देखिए दिया गया ये अभिक्रिया जो है ना, ये 2 नंबरिया में भी पूछता है, 2 नंबर वाला में भी। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अवकरण छोड़ा हुआ है लेकिन अवकरण भी इसमें लगता है। रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब एसिड हाइलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन या प्लेडियम बेरियम सल्फेट से कराया जाता है तो एल्डिहाइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, तो इसे हम रोजनमुंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है सो, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एल्डिहाइड है, CHO है ना, तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीकरण कराएंगे तो 2 ऑक्सीजन, एगो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 गो। तो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक बन गया। एल्डिहाइड के जब भी आप लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो वो कार्बोक्सिलिक बनेगा, तो क्या हो जाएगा? तो वो अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि एक अम्ल बनेगा। आगे देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 49 में, जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 49 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में काइनिजारोज अभिक्रिया नहीं देता है। कौन नहीं देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। और VBI कौन नहीं देता है? MK जी, तेजी में करेंगे कमेंट मेरे प्यारे लाल। लूफी जी, चलिए तेजी में करेंगे। कौन है जो काइनिजारोज अभिक्रिया नहीं देता है 49 के? 49 का एकदम राइट आंसर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? HCHO। फॉर्मेल्डिहाइड जो है आप लोग को काइनिजारोज अभिक्रिया नहीं देता है। अगला देखिए यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? तो यूरोट्रोपिन जो है केकरा से अभिक्रिया कराएंगे हम अमोनिया को, जिससे तैयार हो जाएगा? तो बताइए अमोनिया को किससे अभिक्रिया कराएंगे? तेजी में बताएंगे, तेजी में मेरे प्यारे लाल। बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर फॉर्मेल्डिहाइड को। जब फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बना देगा? यूरोट्रोपिन बना देगा। क्या बना देगा? यूरोट्रोपिन बना देगा। यूरोट्रोपिन बना देगा मेरे डियर स्टूडेंट। क्या बना देगा? यूरोट्रोपिन। अगला कह रहा है 51 में कि निम्नलिखित में कौन सा सूत्र एस्टर को व्यक्त करता है? तो मेरे डियर स्टूडेंट, एस्टर को व्यक्त कौन करता है? COO तक कार्बोक्सिलिक है, COR एस्टर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये कीटोन है, ये ईथर है, ठीक है ना, ये ईथर है, लेकिन ये COR क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम समझ में आ रहा है, सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए बहुत बेहतर। और देखिए छोटा छोटा एकदम लाइव क्लास चल रहा है, गर्दा मचाइए। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है 52 में कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को निम्न से किसके द्वारा विभेद किया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड को किसके द्वारा? बेनेडिक्ट घोल द्वारा, कि टोलेंस अभिकर्मक द्वारा, कि फेलिंग विलियन द्वारा, कि सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा, खाने वाला सोडा द्वारा? चलिए बताएंगे कि खाने वाला सोडा द्वारा। तेजी में बताएंगे सभी मेरे डियरेशन, तेजी में बताएंगे। चलिए तेजी में बताएंगे सभी मेरे प्यारे लाल। चलिए MK जी, चलिए रोशन कुमार जी, लूफी जी, तमसील जी, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए
बहुत बढ़िया, सभी का एकदम करेक्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट द्वारा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 53 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए। निम्न में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो देखिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, जिसमें ज्यादा अधातु की संख्या। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ये सब के सब कट रहा है ना, कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम बताते हैं, आप लोगों को ट्रिके बता देते हैं पूरा। देखिए COOH है, इसमें क्या है, इसमें Cl एको गुना है ना। यहाँ पर देखिए इसमें Cl एक आया है, आई में क्या है, COOH है। अब देखिए जिसमें Cl की मात्रा ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अब इसमें देखिए COOH है, इसमें Cl 2 आ गया है, इसमें Cl 3 है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा अधातु की संख्या होगा वह सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा अधातु की संख्या, ठीक है ना अंजलि सिंह जी, सबसे ज्यादा अगर अधातु की संख्या होगा वही सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, जिसमें Cl इसमें सबसे ज्यादा है, इसीलिए आप लोगों को यही होगा। ऑप्शन हो गया आप लोगों को डी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल देखेंगे, अगला क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है 54 में निम्नलिखित में कौन सबल सबल आवश्यक है ना। सबल आवश्यक है यानी कि सबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। पता है सबल आवश्यक है मतलब प्रबल अम्ल है। तो एथेनोइक अम्ल जिसको हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, CH3COOH, है ना। एथेनोइक अम्ल यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबल आवश्यक है, ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक एसिड। अगला, निम्न में से किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अपकृत किया जाता है? किसके द्वारा बताइए। देखिए क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों को यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH को ना डायरेक्ट OH में बदल दिया जाता है प्राइमरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। तो कौन सा है, किसके द्वारा? 55 का मेरे प्यारे से, चलिए बहुत बढ़िया डियर MK जी, चलिए बहुत बढ़िया तमसील जी, रोशन कुमार जी, नवनीत जी, चलिए सभी लोग एक एक लाइक करते भी रहेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहेंगे। 55 का आप लोगों को मेरे प्यारे से एकदम राइट आया है, सोडियम और इथाइल अल्कोहल, सोडियम प्लस इथाइल अल्कोहल से अपकृत होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, एमीन। एमीन क्या होता है मेरे प्यारे से, अगला देखेंगे हम लोग एमीन क्या होता है। एमीन क्या होता है मेरे डियर, निम्नलिखित में सेकेंडरी एमीन कौन है? तो एमीन भी पकड़ने का तरीका सीख लीजिए। देखिए मेरे प्यारलाल, अगर कोई में से एक बॉन्ड खा लिए तो एक अल्काइल जुटेगा, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, यानी कि प्राइमरी। ठीक है ना, प्राइमरी। अगर एन में से 2 बॉन्ड निकल गया, किधरों से निकल जाएगा, NH, और ऐसे भी निकल जाएगा तो भी यहाँ पर 2R लग जाएगा। क्या लग जाएगा, 2R लग जाएगा। ठीक है ना, 2R, ये 2 डिग्री। तीनों तरफ से निकल गया तो 3 डिग्री, तीनों तरफ से निकल गया तो 3 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, तब आप लोगों को क्या कह रहा है कि इसमें से सेकेंडरी कौन है, तो सेकेंडरी 2 डिग्री वाला। तो देखेंगे हम लोग NH वाला, तो देखिए यहाँ पे ये सेकेंडरी हो गया, यानी कि ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी, ठीक है ना, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गया टर्शियरी। 3 गोला है तो टर्शियरी, और ये हो गया सेकेंडरी। याद रखेंगे, ये सभी चीजें आप लोगों को याद करके रखना होगा मेरे प्यारे लाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट 57 में, मिथाइल आइसोसाइनेट के अणुसूत्र क्या है? देखिए मिथाइल आइसोसाइनेट के निकलने से, रिसाव होने से भोपाल में हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है ना, जिसको हम लोग शॉर्टकट में MIC भी कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो CH3NCO ऑप्शन नंबर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है ना, दिसंबर 1984 में भोपाल त्रासदी गैस हुआ था, यही वाला, हजारों लोग मारे गए थे। आप लोग पढ़े होंगे पर्यावरण रसायन में, तो इसका डिटेल है। निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? तो किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है? नाइट्रोपैराफिन से, कि एल्काइल साइनाइड से, कि एमाइड से, कि क्या है, एल्कील आइसोसाइनाइड से? बताइए सभी लोग तेजी में, डियर MK जी, चलिए नूरा जाम जी, चलिए तेजी में। तो 58 का मेरे प्यारे लाल आप लोगों का एकदम करेक्ट है, नाइट्रोपैराफिन से। आगे चलते हैं, एमीन में नाइट्रोजन का प्रसंकरण होता है। एमीन में एमीन का NH3 होता है, जिसमें 2 बूंद का होता है, तीनों तरफ से हाइड्रोजन होता है, यानी कि 1 2 3 4।
तो 4 हो गया, तो एक एस और पी 3 गो sp3 होता है। sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। फिर कहेगा हीरा क्या होता है, तो हीरा भी sp3 होता है। फिर कहेगा फॉस्जीन गैस क्या होता है, तो ये भी sp3 होता है। फिर आप लोगों को पूछेगा मेरे प्यारे लाल ईथर क्या होता है, तो ईथर भी sp3 होता है। फिर पूछेगा कि आप लोगों को अल्कोहल क्या होता है, तो अल्कोहल भी sp3 होता है। एल्केन क्या होता है, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन क्या होता है, तो sp3 होता है। जैसे में मीथेन कहेगा या C2H6 इथेन कहेगा, तो वो सब sp3 होगा। सब जितना मैं अभी यहाँ पर लिखा हूँ 100% सबके सब पूछता है, ठीक है ना। किसी को पता नहीं है तो आप लोगों को जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान में रखिए। 60 में सुक्रोज के जल अपघटन से क्या होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। सुक्रोज को जैसे ही जल अपघटन करेगा तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनेगा। जैसे सुक्रोज का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे लाल, तो C12H22O11। अब इसका जल अपघटन करा दीजिए H3 या O पर प्लस, तो C6H12O6 है ना। फिर प्लस C6H12O6। पहला उत्पाद कहलाता है ग्लूकोज, है ना। दूसरा का उत्पाद कहलाता है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। तो याद रखेंगे ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज करने हैं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज करने हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में है। सुक्रोज के जलांशन से क्या बनता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग एकदम सी किए हैं, सभी का एकदम करेक्ट है। बहुत बढ़िया किए हैं, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। चलिए सभी मेरे प्यारे लाल एक एक लाइक करते रहेंगे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करके टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा तब ऐसे मैं पहुंचा दूंगा व्हाट्सएप पर शेयर करके, है ना। चलिए आगे देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल है क्या है, एक विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या, विटामिन सी में पाया जाता है। विटामिन कौन में, तो सी में। याद रखेंगे, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। एस्कॉर्बिक अम्ल एक अम्ल है क्या है, तो वो एक विटामिन है। आगे देखिए 62 में निम्न से कौन सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, तो सेल के आनुवांशिक चरित्र को कौन दर्शाता है, 62 में कीजिएगा। आरएनए की, डीएनए की, प्रोटीन की, हार्मोन। सेल के आनुवांशिक चरित्र को कौन दर्शाता है। चलिए रोशन जी, नूरजाम जी, चलिए बहुत बढ़िया, तमसील जी, चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाल। चलिए तेजी में आप लोग करेंगे मेरे प्यारे एशियन, तेजी में करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अंजलि जी, रोशन जी, तेजी में करेंगे। बहुत भी जोर कर रहे हैं। 62 का आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आया है डीएनए। डीएनए आनुवांशिक को है ना, बाप को बेटा से, बेटा को बाप से जोड़ता है। आगे चलिए, साबुन क्या है, तो साबुन कार्बोहाइड्रेट है कि ईथर है कि वसा अम्लों के लवण है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए साबुन क्या है मेरे प्यारे लाल, तेजी में करेंगे। तो साबुन मेरे प्यारे लाल आप लोग का एकदम करेक्ट आंसर आया है। साबुन जो है वसा, उच्च अम्लों का वसा होता है। उच्च अम्लों का वसा या वसा अम्लों के लवण होते हैं, क्या हुआ, वसा अम्लों के लवण होता है, ठीक है ना। सोडियम स्टीयरेट एवं पोटेशियम स्टीयरेट का एक अम्ल होता है ना। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, तो प्रोटीन है कि पॉलीथीन है कि ब्यूनाएस है कि बेकेलाइट है। चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा तीनों में से, तीनों में से क्या हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ठीक है ना। मेरे प्यारे आप लोग जानबे करते कि प्रोटीन हो जाएगा, प्राकृतिक प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कौन कौन किए हैं, देखिए 64 का सबसे पहले कौन कमेंट किए हैं मेरे प्यारे लाल, 64 का सबसे पहले कौन कमेंट किए। चलिए बहुत बढ़िया और शानदार आप लोग कर रहे हो मेरे प्यारे लाल। ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम हॉल के शहरों में लहर मचाना होगा। प्रोटीन जो है ना प्राकृतिक स्रोत होता है, पेड़ पौधा से या मानव शरीर से प्राप्त किया जाता है, प्राकृतिक स्रोत है। अब क्या करा है, सबहुलक, क्या करा है, सबहुलक का उदाहरण है, तो सबहुलक का उदाहरण है। तो देखिए मेरे प्यारे लाल, इसमें से तो सबहुलक का उदाहरण कौन सा है बताइए सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया, रोशन जी, नूरजाम जी, लोफी जी, चलिए बिहार में बाहर जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग गर्दा मचा रहे हो, है ना। चलिए 65 का आप लोग का ऑप्शन नंबर एकदम सबहुलक का उदाहरण जो है ना नायलॉन 6 हो जाएगा। और नायलॉन 6 होता है सहबहुलक के उदाहरण, लेकिन पता नहीं इसमें ऑप्शन कैसे दे दिया है। पॉलीथीन जो है समबहुलक का उदाहरण होता है, पॉलीथीन समबहुलक का उदाहरण होता है, ये यौक्सिल बहुलक का। आगे चलते हैं, संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, तो संघनन का कौन है, तो संघनन का नायलॉन 6 है, एकदम करेक्ट। नायलॉन 6 जो है संघनन बहुलक का उदाहरण है, संघनन बहुलक का उदाहरण है। चलिए नूरजाम जी, बिहार में बाहर जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है,
पैरासीटामोल का कि क्लोरोक्वीन का कि क्लोरामफेनिकॉल का कि एलएसडी का, बताएंगे 67 में। हाँ, किसका उपयोग एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी, बुखार को कम करने वाला ज्वरनाशी, एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वरनाशी में उपयोग होता है, बुखार को कम करने वाला में। चलिए बताएंगे सभी लोग। तो मेरे प्यारे से 67 का आप लोग का एकदम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरासीटामोल। बुखार को कम कौन करता है? तो आप लोगों को पैरासीटामोल करता है, जो एंटीपायरेटिक के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, पैरासीटामोल बुखार को कम करता है, आप लोग दवाई खाए वो करते होंगे। अब क्या कर रहा है कि टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? तो टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे। चलिए तेजी में करेंगे, टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग होता है? तेजी में करेंगे। हाँ 68 का। चलिए 68 का एकदम राइट आंसर टेट्रामाइसिन का, टेट्रामाइसिन का उपयोग होता है, टेट्रामाइसिन का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए रोशन कुमार का भी करेक्ट है, बिहार में बहार जी का भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया शानदार कर रहे हो। चलिए 69 का हम लोग करेंगे कि भोपाल हादसे में विषैले गैस जो निकली थी वह कौन सा है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, अभी तुरंत मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना? मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट है, मिथाइल आइसोसाइनेट इसको बोलेंगे, MIC शॉर्टकट में मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखिए गैमेक्सिन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये इसी को तो हम लोग कहते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन, है ना? हेक्साक्लोरोबेंजीन है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तेजी में करेंगे 70 का। तो 70 का आप लोग को हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सिन, है ना? इसको BHC भी कहा जाता है, गैमेक्सिन को BHC, BHC, BH यहाँ से C, BHC भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो है कीटनाशक में किया जाता है, कीड़ा उड़ा को मारने में। और DDT का होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन नाम होता है पूरा, ठीक है ना? इसका उपयोगी कीट मकोड़ा या कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए DDT का छिड़काव होता है। आप लोगों के मतलब कि घर में भी आप लोगों के भी हुआ होगा, DDT का छिड़काव होता है ना, हर व्यक्ति के घर में होता है। तो मेरे प्यारे सेट आज जो है 70 ऑब्जेक्टिव में करा दिया हूँ। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे सेट अगर VVI क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग फटाफट इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। अब ये ऑफर में चला है 82 29 84 33 52, फटाफट एकदम मात्र 399 में आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का, सोच लीजिए सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है ना? हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग जरूर ले लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट